हाँ जी, हम लोग विविध के एग्जाम्पल्स पर डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास के अंतर्गत। और विविध के प्रोबेबिलिटी की जो विविध प्रश्नमाला है, ठीक है ना, उसका एक एग्जाम्पल तो डिस्कस कर दिया था अपन ने। कौन सा एग्जाम्पल डिस्कस कर दिया था? 37, 38 और 39 तीन एग्जाम्पल हैं। 39 एग्जाम्पल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, 38 जो है वो आपके सिलेबस में है। एग्जाम्पल नंबर 38 को देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है, इसको विशेष रूप से अपन लोग समझने का प्रयास करें कि एग्जाम्पल नंबर 38 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। किसको हमें देखना है? एग्जाम्पल नंबर 38 को। ये कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, मतलब एक द्वितीय क्रम की सारणी के, कितने क्रम की सारणी के? द्वितीय क्रम की। द्वितीय क्रम की सारणी के मतलब सारणी 2x2 की है। कितने बाई कितने की है? 2x2 की। मतलब उसमें 2 रो है और 2 ही उसमें कॉलम्स हैं। 2x2 की सारणी के, और उसका प्रत्येक अवयव जो है वो या तो 0 है या फिर 1 है। सारे एलिमेंट्स उसके क्या हैं? 0 या 1, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि सारणिक का मान धनात्मक होगा? सारणिक का मान धनात्मक होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है ना। ये अपने पास सवाल है। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो अपन ये देखें कि कितनी डिटर्मिनेंट टोटल बनेंगी। डिटर्मिनेंट जो है वो कितने बाई कितने की है? 2x2 की। डिटर्मिनेंट 2x2 की है, तो हमने मान लिया कि माना डिटर्मिनेंट बराबर, लेट डिटर्मिनेंट बराबर, माना सारणिक बराबर, क्या ले ली हमने? a11, a12, a21 और a22। सारणिक के अंदर पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है वो हमने क्या मान लिया? a11। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव क्या मान लिया? a12। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव क्या, वो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या मान लिया? a21 और a22 हमने मान लिया। अब यहां पर a11 का मान क्या होगा? a11 का मान होगा 0 या 1। a12 का जो मान होगा वो भी क्या होगा? 0 या 1। a21 का जो मान होगा वो भी होगा 0 या 1, और a22 का मान कितना होगा? 0 या 1। मतलब ये वाला काम यहां पर हमारे पास हमें ये देखना है कितनी डिटर्मिनेंट संभव है। तो कुल सारणिकों की संख्या, कुल सारणिकों की संख्या, कुल सारणिकों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स कितनी होंगी? ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 2 प्रकार से। ये वाली जो एंट्री है या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ये वाला एलिमेंट भी कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 2 प्रकार से। ये वाला एलिमेंट भी कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 2 प्रकार से। और ये वाला भी 2 प्रकार से। तो कुल सारणिकों की जो संख्या होगी वो होगी हमारे पास 16, ठीक है ना। मतलब अगर सारणिक 2x2 की है और प्रत्येक अवयव का मान या तो 0 है या फिर 1 है, प्रत्येक अवयव का मान या तो 0 है या फिर 1 है, तो उस कंडीशन में कुल सारणिकों की जो संख्या है, सभी सारणिकों की जो संख्या है वो किसके बराबर होगी? 16। टोटल 16 सारणिक होगी। अब हमें देखना है कि सारणिक का मान धनात्मक होने की प्रायिकता, कि 16 में से ऐसी कितनी सारणिकें, 16 में से ऐसी कितनी सारणिकें जब सारणिक का मान क्या आएगा? धनात्मक। 16 सारणिकों में से कितनी सारणिकों का मान, कितनी डिटर्मिनेंट्स का मान पॉजिटिव है, ये अपने को चेक करना है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर अपन देखें, डेल्टा बराबर, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों का गुणनफल माइनस इन दोनों का गुणनफल। इस डिटर्मिनेंट का मान ऐसे ही तो आएगा, तो इसका मान ये आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी a11 a22 माइनस a21 और a12। अब डेल्टा का मान धनात्मक होने के लिए, डेल्टा का मान पॉजिटिव होने के लिए हमें यह देखना है कि इसका मान पॉजिटिव कैसे कैसे हो सकता है। इसका मान पॉजिटिव कैसे कैसे हो सकता है, यह अपने को देखना है। तो डेल्टा का मान धनात्मक होने के लिए अपन ये देखें,
इनकी जो वैल्यू है, इसका मान 0 या 1 हो सकता है, इसका मान 0 या 1 हो सकता है। अब बताओ A11 का मान, अपन के पास 4 वैल्यूज हैं, A11, A12, वो A22, A21 और A12। अपन को इनके सबके केस देखने, क्या क्या केस संभव है कि सारणिकों के मान क्या आ जाएं, पॉजिटिव आए। इस सारणिक का ये वाला जो मान है ये पॉजिटिव आए। अब ये देखें A11 का मान देखें, A11 का मान 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। A11 का मान अगर 0 हो गया तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मतलब माइनस ये आएगा, मतलब सारणिक का मान पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। अगर A11 का मान 0 हो गया तो इस सारणिक की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। और अपन को सारणिक की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये पूरा मान पॉजिटिव आए, इसके लिए इसका मान A11 का मान 0 नहीं हो सकता, तो इसका मान क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा हर केस में, और इसका मान भी 1 होना पड़ेगा। A22 का मान भी 0 नहीं हो सकता। अब इसके मान में यहां पर क्या तरीके हो सकते हैं, यहां पर तरीका हो सकता है कि ये वाला दोनों मान क्या हो जाएं, 0, दोनों मान क्या हो जाएं, 0। ये तो फिक्स है शुरू के दो, तो कि ये 1 होगा, ये 1 होगा। कौन सा? A11 वाला अगर 0 ले लिया, चलो अपन एक काम करते हैं, अपन ये कह रहे हैं कि ये 0 ले लें, और क्या ले लें बताओ, A11 0 ले लें, और ये A22 ये 0 ले लें। चलो फिर इनके क्या लू होता, ये 0 ले ले और A21 का भी 0 ले ले, और ओवरऑल 0 हो जाएगा ना। ये दोनों अगर 0 ले लिए तो इसका मान क्या आएगा, 0। मुझे इसका मान 0 नहीं चाहिए, मुझे इसका मान क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। 0 पॉजिटिव थोड़ी होता है, मुझे पॉजिटिव चाहिए। अगर ऐसा ले लेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 आएगी, मुझे 0 नहीं चाहिए, तो ये वाले केस मैं नहीं ले सकता। मतलब ये वाला मान तो मैं 0 कर ही नहीं सकता। ये वाला मान अगर मैंने 0 कर दिया तो ये वाला मान या तो 0 होगा या फिर ये वाला मान नेगेटिव आएगा। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, या तो नेगेटिव आएगी या 0 आएगी। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये तो 0 होना ही नहीं चाहिए, और ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों मान क्या होने चाहिए, 1 1। अब इन दोनों के लिए केस बनते हैं, इन दोनों के लिए क्या हो सकता है, दोनों 0 0 ले लें, या हो सकता है ये 0 और ये 1 ले लें, या फिर क्या हो सकता है ये 1 और ये 0 ले लें, या फिर क्या हो सकता है दोनों क्या ले लें, 1 1 ले लें। अब ये तो हमें पता है ये दोनों तो 1 1 ही लेने पड़ेंगे, ये दोनों तो क्या लेने पड़ेंगे, 1 1 ही लेने पड़ेंगे। अब अपने को ये देखना है, 1 मिनट रुको, 4 केस बने। अब इसमें से ये तो फिक्स है, दोनों को 1 1 लेने। ये वाला मान सही है क्या, अगर ये मान लेंगे तो ये मान पॉजिटिव आएगा, सही है। ये वाला मान सही है क्या, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें भी पॉजिटिव आएगा। ये नहीं गलत हो सकता, ये गलत हो जाएगा। इस केस में ये वैल्यू क्या आएगी, 0। मुझे इसका मान 0 नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहां पर ये वाला केस संभव नहीं है। तो हमने यहां पर लिखा सारणिक का मान धनात्मक होने के लिए ये चारों एलिमेंट्स के जो मान होने चाहिए वो इस तरह से हो सकते हैं। मतलब इस वाले केस में एक सारणिक बनेगी, इन वाले मानों से एक सारणिक बनेगी, और इन वाले मानों से एक सारणिक बनेगी। मतलब इन 16 सारणिकों में से 3 सारणिक ही ऐसी हैं जिनका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? 16 सारणिकों में से 3 सारणिक ही ऐसी है जिनका मान क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे लिखेंगे अब अपन, अतः 16 सारणिकों में से 3 सारणिकों का मान ही 16 सारणिकों में से 3 सारणिकों का मान ही पॉजिटिव होगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इसको आराम से, ओनली 3 डिटरमिनेंट्स हैव पॉजिटिव वैल्यू आउट ऑफ 16 डिटरमिनेंट्स। इन 16 डिटरमिनेंट्स में से केवल 3 डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमको क्या निकालनी है, अतः सारणिक का मान धनात्मक होने की प्रायिकता, सारणिक का मान धनात्मक होने की प्रायिकता।
तो सारणिक का मान धनात्मक होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, 3 का मान पॉजिटिव है। टोटल कितने परिणाम है? 16। तो प्रायिकता कितनी लिखेंगे? 3/16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले केस में सारणिक का मान धनात्मक होने की जो प्रायिकता लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे? 3/16। आ गई बात समझ में? लिख लो फटाफट से, जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए इसको। ये तो अपना एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल्स के बाद अपन आते हैं विविध पर। विविध के प्रश्नों को अपन देखें। विविध के प्रश्न मैंने करने के लिए कहा था, तो विविध के प्रश्न कैसे अपन लोग करेंगे वो देखते हैं। विविध के प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना है? पहला सवाल है, पहला सवाल कह रहा है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, कि दो घटनाओं को कैपिटल ए को और कैपिटल बी को इंडिपेंडेंट कब कहा जाता है? जब दोनों घटनाएं, जब ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता बराबर होने पर कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। स्वतंत्र कब बोलते हैं अपन? जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB के बराबर हो तो स्वतंत्र बोलते हैं, तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो पहला तो गलत है। दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ 1 के बराबर हो तो उनको बोला जाता है कि नहीं। चौथे में क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है कि वो डिसजॉइंट हैं, असंयुक्त हैं। ए और बी डिसजॉइंट है, ए और बी असंयुक्त है, मतलब ए में और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब ए और बी में एक भी और एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनको स्वतंत्र नहीं बोलते, उनको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। ए और बी में अगर घटना ए और घटना बी असंयुक्त है, ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 है, उस कंडीशन में घटना ए और घटना बी को क्या बोला जाता है? अपवर्जी घटनाएं बोली जाती हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट बोले जाती हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। तो डी भी गलत है, ए गलत, बी गलत और डी गलत। अब सी वाले में क्या है? सी वाले में पी ए बार इंटू बी बार। ए बार बी बार का मतलब होता है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और मैंने आपको बताया था ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं। सिद्ध किया है हमने ये। तो इसका मतलब इस केस में पी ए बार इंटू पी बी बार के बराबर होना चाहिए। ये पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मान किसके बराबर होगा? पी ए बार इंटू पी बी बार। और पी ए बार का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी ए। पी ए बार का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी ए। और पी बी बार का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। आ गई बात समझ में? दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? ऑन टॉसिंग ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को हमने थ्रो किया है। पेयर ऑफ डाइस का मतलब पासों के एक जोड़े को हमने फेंका है। अब पासों के एक जोड़े को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 36। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। दोनों पासों पर इवन प्राइम नंबर आए, पासों के एक जोड़े को हम फेंक रहे हैं, तो टोटल परिणाम कितने होते हैं? 36। अब प्रत्येक पासे पर इवन प्राइम नंबर आए, सम अभाज्य संख्या आए। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है पहले तो ये बताओ? ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इवन भी है और प्राइम भी है? दो के अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ये खतरनाक चीज है। मतलब पहले पासे पर भी 2 आना चाहिए, दूसरे पासे पर भी 2 आना चाहिए, मतलब 2,2 आना चाहिए। तो 36 परिणामों में से कितने परिणामों में 2,2 आता है भाई? एक में ही तो आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। टोटल कितने हुए? 36। तो प्रायिकता कितनी बनेगी? 1/36 बनेगी, 1/36 बनेगी। आई बात समझ में? तो पासों के एक जोड़े को हम फेंकेंगे, तो पासों के एक जोड़े को फेंकने पर प्रत्येक पासे पर इवन डिजिट नंबर, इवन प्राइम नंबर आए, इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/36 हो जाएगी। क्लियर है बात? अब यहां पर एक बात समझनी है, इनमें से कौन सा सही है? यहां पर एक बात बोला है तीसरे में, ए और बी 2 इंडिपेंडेंट 2 इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहा है कि घटना ए और बी 2 क्या है? घटना। कैपिटल ए एक घटना है और कैपिटल बी भी एक घटना है। कैपिटल ए एक इवेंट है और कैपिटल बी एक इवेंट है।
और ये आपको बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन ए सबसेट है किसका, बी का। ए बी का क्या है, सबसेट। अब ए बी का अगर सबसेट है तो मतलब ए के सारे अवयव किस में है, बी में। अब जैसे मान लो एक सेट ए है 1 2 और बी क्या है 1 2 3 4, तो ए बी का सबसेट है कि नहीं है। और ए बी का अगर सबसेट है, इस कंडीशन में अगर ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालोगे तो कितना आएगा बताओ। ए बराबर 1 2 है, बी बराबर 1 2 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा बताओ। 1 और 2 तो आएगा, यस और नो। 1 और 2 आएगा तो 1 और 2 किसका मान है, ए का। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान ए के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहां पर ये बात समझने की है कि अगर ए बी का सबसेट है, लेकिन चूंकि ए बी का सबसेट है इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अब इस कंडीशन में पी ऑफ ए बटे बी निकालें, तो पी ऑफ ए बटे बी का मान क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो पी ऑफ ए अपॉन बी का मान कितना हो जाएगा, पी ए अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान ए है तो ये पी ए अपॉन पी बी हो गया। अब चूंकि एक बात हम जानते हैं कि प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। प्रायिकता की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकाल लो, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। बात क्लियर है। प्रायिकता की वैल्यू ऑलवेज और ऑलवेज क्या होती है, 0 से ज्यादा और 1 से कम। अब 0 से ज्यादा और 1 से कम, 1 से कम है तो इसको अगर उल्टा कर दूंगा मैं, 1 अपॉन पी बी अगर कर देंगे तो ये लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। दोनों तरफ उल्टा करने पर जो बीच का चिन्ह है वो बदल जाता है। लेस देन का क्या हो गया, ग्रेटर देन। अब दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं, पी ए से। इधर भी पी ए से गुणा कर दूं, इधर भी पी ए से गुणा कर दूं। समान संख्या से दोनों तरफ गुणा किया जाए तो असमीका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ पी ए से गुणा कर दिया तो ये पी ए अपॉन पी बी हो गया। ग्रेटर देन कितना हो गया, पी ए। और ये किसका मान है, पी ए अपॉन पी बी, पी ए बटे बी का मान है तो ये आ गया पी ऑफ ए बटे बी। ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, पी ए। इसी तरह से अगर ये पी बी अपॉन ए होता, पी ए बटे बी की जगह क्या होता, पी बी अपॉन ए, तो पी बी अपॉन ए किससे बड़ा होता, पी बी से। ये चीज सिद्ध हो जाती। अब ऑप्शन चेक कर लो, पहला ऑप्शन सही है क्या, पी ए अपॉन बी छोटा है पी ए से, पी ए अपॉन बी छोटा नहीं है, पी ए से बड़ा है, पहला गलत है। तीसरा सही है क्या, पी ए अपॉन बी का मान और पी बी अपॉन ए का मान बराबर होगा क्या, नहीं होगा। पी ए अपॉन बी का मान तो पी ए अपॉन पी बी आ रहा है कि नहीं। और पी बी अपॉन ए का मान अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर किसका मान निकालेंगे हम, पी बी अपॉन ए का मान, तो ये कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी ए। ए इंटरसेक्शन बी 1 है तो ये तो 1 आएगा। तो पी ए अपॉन बी का मान और पी बी अपॉन ए का मान बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, बी वाला, कि पी ए अपॉन बी ज्यादा है किससे, पी ए से। बात समझ में आ रही है सबको। कौन सा मान ज्यादा हो गया यहां पर, बी ऑप्शन ज्यादा हो गया। तो बी ऑप्शन क्लियर है सभी को, ठीक है ना। 1 मिनट, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए बेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों की एक गड्डी है, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है। उसमें क्या है, हमने इफ कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ इक्काज, कैपिटल एक्स जो है वो किसको डिनोट करता है, इक्को की संख्या को। चौथा सवाल आपके कोर्स में नहीं है, ये हटा दो, चौथा सवाल हट गया। 5वां भी नहीं है, 6ठा भी नहीं है, 7वां भी नहीं है। 5वां, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। और आगे के सवालों को विविध को एक बार आप करके आइएगा, ठीक है ना। 8वां सवाल आपके कोर्स में है, 8वां सवाल करो खुद से। 8वें प्रश्न को अभी के अभी लगाओ, दिमाग खुद से लगाओ।
देखिए 8वां सवाल जो है बहुत ही सीधा सवाल है। इस टाइप के सवाल मैंने आपको करवाई भी है। इस तरह का प्रश्न 16.1 में हमने किया है। क्या कह रहा है, एक परिवार में कितने बच्चे हैं? 2। अब एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ध्यान देना, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा? 2 बच्चों की स्थिति क्या क्या हो सकती है? हो सकता है दोनों बच्चे मेल हों। एम का मतलब मेल, मेल मतलब लड़के, दोनों बच्चे क्या हैं? लड़के, दोनों बच्चे मेल हों, ठीक है ना। या फिर हो सकता है पहला बच्चा मेल हो, दूसरा बच्चा फीमेल हो, या फिर हो सकता है पहला बच्चा फीमेल हो, दूसरा बच्चा मेल हो, या दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं? फीमेल हो सकते हैं। ये तो इसकी क्या बनेगी? प्रतिदर्श समष्टि। अब इसका जो पहला सवाल है उसमें क्या कह रहा है? बोथ चिल्ड्रंस आर मेल्स। इसमें एक घटना ए मान ली, इसको हमने घटना ए किसको मान लिया हमने? बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, दोनों बच्चे क्या है? मेल है, दोनों बच्चे लड़के हैं। तो इसमें कौन कौन से परिणाम आएंगे? एक ही परिणाम आएगा, एम, दोनों बच्चे मेल हैं। और दूसरी घटना क्या दे रखी है? द एल्डर चाइल्ड इज मेल। इसमें घटना बी क्या है? एल्डर चाइल्ड इज मेल। अब एल्डर चाइल्ड इज मेल मतलब बड़ा बच्चा लड़का है। अब बड़ा बच्चा लड़का कब होगा? जब पहला, बड़ा कौन होता है? जो पहले दुनिया में आता है। छोटा कौन होता है? जो बाद में दुनिया में आता है। तो बड़ा बच्चा मेल किसमें है? इसमें बड़ा बच्चा मेल है, इसमें बड़ा बच्चा मेल है। इसमें बड़ा बच्चा मेल नहीं है, इन दोनों में बड़ा बच्चा कौन है? फीमेल। तो इसमें 2 परिणाम आएंगे, एम और एमएफ। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या बनेगा यहां पर? एम। अब पहले तो यहां पर ये देखें प्रायिकता किसकी पूछी है? ए अपॉन बी की या बी अपॉन ए की? ए अपॉन बी की। इट इज नोन दैट, ये दिया गया ना, ये पता है। क्या पता है हमको? ये। और किसके पता होने की प्रायिकता निकालनी है? इसकी। तो जो घटित हो चुका है वो नीचे, और जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर। तो यहां निकालनी है पी ए अपॉन बी। सूत्र क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी होगी? 1 है, इसमें टोटल कितने हैं? 4। तो ए इंटरसेक्शन बी की 1/4, बी की कितना आंसर आ जाएगा? 1/2। ऐसे ही 8वें का दूसरा और 8वें का तीसरा कर दोगे आप लोग? कितने बच्चे कर देंगे 8वें का दूसरा और 8वें का तीसरा? कर दोगे सभी लोग? करो फटाफट से, अभी के अभी सलटाओ। 8वें का दूसरा और 8वें का तीसरा फटाफट से, जल्दी से जल्दी, अभी के अभी सलटा दो। 8वां आपका सबका हो गया। सवाल नंबर देखें 9वां। 9वां कह रहा है 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 1 to 11 इंटीजर्स। 1 से 11 तक के पूर्णांक हैं। कहां से कहां तक के इंटीजर हैं? 1 से 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनमें से कितने इंटीजर सेलेक्ट करें हमने? 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इंटीजर्स आर ऑड। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों इंटीजर क्या हैं? ऑड हैं। ठीक है ना, दोनों इंटीजर ऑड हैं, इस बात की क्या निकालो? प्रायिकता। दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह पता है, इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ बोथ इंटीजर्स इज इवन, कि दोनों पूर्णांकों का सम क्या है? इवन है, सम है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे जरा ध्यान देना जी। इस सवाल पर फोकस करना, इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा, इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे वो देखिएगा। क्या कह रहा है ये? हमारे पास सवाल नंबर 9 है। टोटल पूर्णांक है हमारे पास 1 से 11 तक। अब यहां पर एक घटना ए मान लेते हैं कि दोनों पूर्णांक क्या है? ऑड हैं। ठीक है ना, बोथ इंटीजर्स आर ऑड। घटना कैपिटल ए बराबर मान लेते हैं, दोनों पूर्णांक विषम है, मतलब बोथ इंटीजर्स आर ऑड। अब इसमें कितने अवयव आएंगे? इसमें कितने अवयव आएंगे? ए में कितने अवयव आएंगे?
दो पूर्णांक सेलेक्ट करने हैं अपन को 1 से 11 तक में से। तो पहला, अब दोनों पूर्णांक क्या होने चाहिए? और होने चाहिए। तो 11 पूर्णांकों में से दो पूर्णांक अपन ने सेलेक्ट किए हैं और दोनों के दोनों क्या हो? ऑड हो। तो कैसे हो सकते हैं दोनों ऑड? मतलब 11 है तो अपने पास देखो 11 में से सेलेक्ट, अपने पास ऑड इंटीजर कितने? ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 और 11 कितने हुए? 1 3 5 7 9 और 11, 6 पूर्णांक हैं। और 6 पूर्णांकों में से कितनों का चयन करना है? 2 का। तो 6 में से 2 का चयन करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं 6C2। 6 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं के चयन करने के तरीके। ये NCR का मतलब क्या होता है? ये ध्यान से समझना। NCR का मतलब होता है N वस्तुओं में से R वस्तुओं के चयन की संख्या। तो हमारे पास दोनों पूर्णांक विषम होने चाहिए। तो दोनों किस में से सेलेक्ट होने चाहिए? 1 3 5 7 9 11 में से। मतलब कितने में से सेलेक्ट करने? 6 में से। कितने सेलेक्ट करने? 2। बात समझ में आई? और इसका जो मान निकलता है, इसका मान निकालने का, NCR का जो मान निकालने का सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये इसका सूत्र होता है कि नहीं? अभी NCR के बारे में जानकारी कम होगी अभी अपन को, जानते हैं सब? हाँ, जब तो समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 6 फैक्टोरियल में से 6 को निकाल लेंगे तो 5 का फैक्टोरियल रह जाएगा। 5 को भी निकाल लेंगे तो 4 का फैक्टोरियल रह जाएगा और बटे में 4 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। ये कट जाएगा, 6 पंजो 30 का आधा 15। मतलब ऐसे कितने तरीके हैं कि दोनों पूर्णांक विषम हो? इस बात के तरीके कितने हैं? 15। और इसमें क्या कह रहा है? घटना बी, घटना बी क्या दी गई है कि उनका सम क्या हो? इवन। घटना बी क्या दे रखी है कि दोनों पूर्णांकों का सम, दोनों पूर्णांकों का योग, दोनों पूर्णांकों का योग सम है। अब दोनों पूर्णांकों का योग सम कैसे कैसे हो सकता है? जब दोनों विषम हो। दो पूर्णांकों का सम कैसे आएगा? दो पूर्णांकों का योग सम कैसे आएगा? जब दोनों पूर्णांक या तो सम हो या दोनों विषम हो। एक सम और एक विषम नहीं हो सकता, क्योंकि एक सम का और एक विषम का जोड़ तो विषम आएगा। मतलब दोनों पूर्णांक या तो 1 3 5 7 9 11 में से होने चाहिए। और मतलब योग सम आने का तरीका क्या है? या तो दोनों पूर्णांक किस में से हो? 1 3 5 7 9 11 में से। तो उसके तरीके कितने होंगे? 6C2। या फिर दोनों पूर्णांक किस में से होंगे? 2 4 6 8 10 में से होंगे। तो 2 4 6 8 10 कितने हुए? 5। तो 5 में से दोनों हो 5C2। तो इसका मान तो अभी निकाला 15 और इसका मान कितना आएगा? 10 है कि नहीं? तो ये कितने हो गए? 25। और यहां पर A इंटरसेक्शन B में अगर अवयवों की संख्या निकालेंगे तो ये 15 आएंगे। ये सारे के सारे पूर्णांक जो हैं, ये सारे के सारे तरीके जो हैं इसमें भी आएंगे। इसमें दोनों पूर्णांक विषम लिए ना, दोनों पूर्णांक विषम लेंगे तो वो तभी तो दोनों पूर्णांक विषम लेंगे तो उनका जोड़ सम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सारे के सारे परिणाम इसमें होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सारे के सारे परिणाम इसमें हैं और इसमें एक्स्ट्रा और है कितने? 10 एक्स्ट्रा और है। तो A इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा? 15। कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम अगर निकालने तो कुल परिणाम मतलब कुल कितने पूर्णांक है? 11। और 11 पूर्णांकों में से दो पूर्णांक कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं? 11C2। 11 पूर्णांकों में से दो पूर्णांकों का चयन कितने प्रकार से हो सकता है? 11C2। अब 11C2 का मान निकालो इस सूत्र से। 11 का फैक्टोरियल, 11 में से 2 गए, 9 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 11 फैक्टोरियल में से 11 बाहर आ गया तो 10 रह जाएगा और 10 भी बाहर आ जाएगा तो 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल गुणा 2, ये कट गया, 2 से 10 कट गया 5 बार, 11 पंजो 55। अब यहां पर कौन सी घटना घटित हो चुकी है? बी वाली घटना। दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
मतलब उसने क्या पूछा है, पी ए बटे बी का मान। तो पी ए बटे बी का मान पूछा है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। होगा कि नहीं होगा? अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 15, टोटल कितने हैं 55, तो 15 बटे 55। और बी में कितने हैं, बी में 25, 25 बटे 55, 55 से 55 गया, 15 बटे 25, 5 3 15, 55 25, 3 बटे 5। तो आंसर आ जाएगा इसका 3 बटे 5, 9वें सवाल का। आ गया? फटाफट से छाप लो जल्दी से। 9वें सवाल का आंसर है 3 बटे 5। बहुत अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है, ध्यान से इसको समझना। और समझ में नहीं आए तो 4 बार इस वीडियो को देखना बैक कर करके, ठीक है ना? कैसे समझ में नहीं आएगा देखना, आना पड़ेगा भाई साहब। आगे के क्वेश्चंस को आप कल सॉल्व करके आए, फिर आगे की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।